हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए, जो कि 21-22 बैच के बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ये जो प्रिपरेटरी सीरीज़ है इसके अंदर कवर होगा सीबीएसई का सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी को। सबसे पहले सीबीएसई सैम्पल पेपर के साथ। तो हम सीबीएसई के द्वारा जो 21-22 बैच के लिए इशू किया था सैम्पल पेपर, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जनरल गाइडलाइंस इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए, कि आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 35 मार्क्स है। सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। टोटल 9 क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, जिसमें से आपको केवल और केवल 7 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जिसका आंसर 30 to 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। सेकंड है इसके अंदर सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस है, आपको 3 अटेंड करने हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको 80 to 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। थर्ड है इसके अंदर सेक्शन सी, 4 क्वेश्चंस, आपको 3 अटेंड करने हैं, 4 मार्क्स ईच और आंसर लिखना है 100 to 150 वर्ड्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन, जो कि है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर। एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मस्तेंद्र आसन। आपको 2 बेनिफिट बताने हैं अर्ध मस्तेंद्र आसन के। तो जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करें। आप क्वेश्चन निकालें, अपनी शीट निकालें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, उसका आंसर लिखना आप स्टार्ट करें। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए फिर आप इसके रेफरेंस ले सकते हैं मेरे आंसर के साथ, कि हम कितना करेक्ट लिख रहे हैं, हम कितना क्लोज लिख पा रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। तो अगर बताया जाए अर्ध मस्तेंद्र आसन के बेनिफिट, तो इसके मैंने बहुत सारे बेनिफिट लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 अगर आपने लिखे हैं तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है। इट लूजेज एक्स्ट्रा फैट, जो भी हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जो होता है उसको लूज़ करने में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, बेनिफिशियरी होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे स्पाइनल कॉलम को या हमारी वर्टिब्रेट कॉलम को, बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन लड़कियों को दिक्कत रहता है उनको अंदर हेल्प करता है। आसन बहुत ही हेल्पफुल है। आप कोई भी अगर आपने 2 लिखा है तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बताऊं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो याद करो जब भी हम स्ट्रेंथ लगाते हैं एकदम से, दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जहां पे एक्सप्लोजन ऑफ स्ट्रेंथ हो। ठीक है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड। ठीक है। जब भी एकदम से स्ट्रेंथ, दैट इज हाई स्पीड स्ट्रेंथ, तो वो होगा हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जैसे कि लॉन्ग जंप लेना, हाई जंप लेना, ट्रिपल जंप लेना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है डिफाइन पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन। 2 चीज़ें डिफाइन करनी है, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2 पार्ट्स के अंदर हो, आपको आंसर भी उसको 2 पार्ट्स के ही अंदर करना है। तो देखते हैं मेरा आंसर। अकॉर्डिंग टू बेजी एंड हंट, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी रेफर टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एक बंदे का कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, कि वो कैसे उसके भाव हैं, कैसा खुश रहता है, दुखी रहता है, सोशलाइज है कि नहीं है। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये दिया था बेजी एंड हंट ने। इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनालिटी द सम टोटल ऑफ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड एबिलिटीज़, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली और जो मैंने सोसाइटी से एक्वायर करी, अगर मैं उसका टोटलाइज कर दूंगा तो वो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। और अगर इन सारे डेफिनेशन को समराइज किया जाए तो एक डेफिनेशन निकल के आती है, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। सबका मतलब सेम है, आपने इन सब में से कुछ भी लिखा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन लिखिए आपको मिलेगा। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आप अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन डाल दो, बस ये मत लिखना कभी भी अकॉर्डिंग टू दिस। जो अकॉर्डिंग टू दिस होगा वो वाला पार्ट हटा दो, अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो, चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन, कि मतलब मेरे को कुछ करने की जो आस होती है, दैट इज मोटिवेशन। एनी कंडीशन दैट
माइट एनर्जाइज आवर डायरेक्ट आवर एक्शन, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम एकदम से एनर्जाइज हो जाए और हमारे एक्शन को एक डायरेक्शन मिल जाए, दैट इज मोटिवेशन। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसपीडी एंड एएसडी। दिस क्वेश्चन बिलोंग टू आपका CWSN वाला चैप्टर, याद करो। तो अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं एसपीडी का, तो वो होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और एएसडी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपन इन मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से भी सोच के आंसर को बना सकते हो। सोचो कि एक एक्सरसाइज करने से एक बंदे की मसल्स पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं अपने आंसर को कि अब इन सब में से आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी 4 या कोई भी, अगर जैसे है ना 2 मार्क का क्वेश्चन है तो जनरली टीचर एक्सपेक्ट करता है कि आधे आधे मार्क्स के 4 पॉइंट हो, तो आप केवल पॉइंट डाल के आधे आधे मार्क्स के 4 पॉइंट लिख सकते हो। उसको एक्सप्लेन करना इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर 2 पॉइंट लिखा है तो अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल का साइज और शेप चेंज हो जाएगा, मसल का स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और हमारी मसल का जो ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो हमारी मसल करती है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर हमारा ब्लड सप्लाई जो वर्किंग मसल तक है वो इम्प्रूव होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है और जॉइंट रिलेटेड जितने भी इफ़ेक्ट है यानी हमारे जॉइंट और हेल्दी होंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे एक्सरसाइज करने के मस्कुलर सिस्टम पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक मेथड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी। आइसोटोनिक मेथड क्या होता है और इससे कौन सी एबिलिटी को डेवलप करने में हमें हेल्प मिलेगा। तो आपको आंसर सोचना है, बताना है। तो आइसोटोनिक जो मेथड है वो डी लॉरे लेके आए थे 1954 के अंदर, जिसके अंदर आइसो का मतलब था मीन सेम और इक्वल और मेंट मतलब एक ही लेंथ में रहना, और टॉनिक का मतलब एक्चुअल में टोन होता है कि मसल का टोन कैसा है, मसल की टेंशन कैसी है। तो एक इक्वल लेंथ को मेंटेन करना, दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है। तो इन दिस एक्शन वन ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट, द ऑपोजिट रिलैक्सेस ड्यूरिंग द मसल चेंजेस इट्स लेंथ। तो आइसोटोनिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, मसल का लेंथ जो होता है वो चेंज होता है बार बार, ठीक है। दो चेंज होना, दैट इज आइसोटोनिक मूवमेंट। These are those exercises in which direct movement are visible to the third person। देखो दो याद करो, कई सारी मूवमेंट्स थी, एक था आइसोटोनिक, एक था आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर मैं कोई भी चीज़ होल्ड करके रख रहा हूँ या पेन होल्ड करके रख रहा हूँ। अब मेरी फिंगर्स की मसल तो वर्क कर रही है लगातार, ठीक है, इसको होल्ड करने में भी तो मेरी स्ट्रेंथ लग रही है। तो ना तो मेरा फिंगर का मसल ड्रॉप हो रहा है ना एक्सटेंड हो रहा है, तो लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा स्ट्रेंथ लग रहा है, दिस इज आइसोमेट्रिक। जब इसके अंदर मूवमेंट होगा और मेरा स्ट्रेंथ लगेगा, दिस इज आइसोटोनिक। ओके, एज सिंपल एज दैट। In isotonic exercises, rapid movement are accomplished by reflex alternative or contraction of relaxation of agonist flexors or antagonist joint concern। ठीक है, कोई भी अगर मूवमेंट दिखेगा जिसमें हमारा मसल का मेन मूवर, अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ ऐसे, तो हमारे बाइसेप हुए मेन मूवर, तो बाइसेप वर्क कर रहा हो, या हमारा एंटागोनिस्ट यानी हमारा ट्राइसेप वर्क कर रहा हो, कभी भी कोई भी ऐसा मसल एक्शन होगा जिसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो वो आएगा आइसोटोनिक मेथड। अब इस मेथड से होता क्या है, इस मेथड से हमारी डेवलप होती है कई सारी चीज़ों की, मतलब कई सारी एक्सरसाइज होती है, जैसा कि हम वेट लिफ्टिंग में के टाइम पे या वेट ट्रेनिंग के टाइम पे जो हम मेथड अपनाते हैं उसके अंदर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और ज़्यादातर एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, उन सब के अंदर आइसोटोनिक मेथड ही यूज़ होगा, ठीक है। बहुत जो इंजर्ड एथलीट्स हैं उनके केस को छोड़ के हर मेथड के अंदर आइसोटोनिक यूज़ होगा स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मेंशन एनी 2 सिम्टम्स ऑफ ADHD, ठीक है। ADHD के सिम्टम और कॉजेज बताने हैं आपको। तो ADHD याद करो पहले होता क्या था, चलिए देखते हैं आंसर को। तो सिम्टम ऑफ ADHD क्या होता है, ADHD के अंदर जो बच्चा होता है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। वो अपने डेली वर्क को, रूटीन वर्क को भूलता रहेगा बार बार, वो दिन के अंदर डे ड्रीम करेगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा चीज़ों से, एक जगह कंसंट्रेशन जो है वो उसका मेंटेन नहीं रह पाएगा। जबकि हम सिम्टम्स जो हमें अडल्ट को अंदर देखने को मिलते हैं कि वो वरीड रहेंगे, हमेशा घबराए हुए रहेंगे, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत एकदम से कुछ रिएक्शन निकल के आएगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा किस चीज़ का रिएक्शन है ये। ठीक है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा हुआ, दूसरों से बिल्कुल नाकाबिल समझेंगे खुद को इस टाइप से, और बहुत डिसऑर्गेनाइज रहेंगे, कभी उनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी। उनसे आप पूछोगे आपका ये सामान कहाँ रखा है, उनको नहीं पता होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको ADHD के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बताऊं ADHD का होने का कारण, तो फर्स्ट आता है हेरिडिटी, जो कि हमारे पूर्वज से हमें मिला। इस सेंस में प्री नेचर बर्थ, जितना टाइम डेवलप होने को चाहिए होता है एक बच्चे को माँ के पेट के अंदर, वो उससे पहले अगर डिलीवरी हो जाए तो अंडर डेवलप चाइल्ड होता है। तो उस केस के अंदर भी ADHD हो सकता है। लेस एफिशिएंसी ऑफ ब्रेन एंड डिफॉर्मिटी, अगर जो ब्रेन डेवलप होना था वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, आपका न्यूरल इम्बैलेंस रहा, यानी आपका नर्वस सिस्टम जितना अच्छा वर्क करना चाहिए था वो नहीं किया, तब भी ये दिक्कत हो सकता है। लेस बर्थ बॉडी वेट, बर्थ के टाइम पे बॉडी वेट का एक अच्छा होना वो इंडिकेट करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है अंदर। अगर वो अंडर वेट है यानी उसका डेवलपमेंट उसका उतना प्रॉपर नहीं हो पाया। अंडर वेट बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उनके हो सकता है उनका ब्रेन भी उतनी तरीके से डेवलप ना हुआ हो और ADHD होने का खतरा उनको रहेगा। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, उसकी वजह से भी अगर रेगुलर कंजम्पशन होगा या टॉक्सिक सब्सटेंस की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर होगा तब भी आपको ADHD हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लेसरेशन एंड हाउ कैन वी मैनेज इट। लेसरेशन क्या होता है और हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर ये इंजरी किसी को हो गई है तो फर्स्टली लेसरेशन क्या है। लेसरेशन इज अ इंजरी दैट रिजल्ट इन द इररेगुलर ब्रेक इन स्किन। ठीक है, जब भी हमारा एक इररेगुलर कट लग जाए एकदम से हमारा स्किन के ऊपर तो वो कहलाता है लेसरेशन। ठीक है, इसके अंदर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है हमारा जो स्किन है उसका एक अपर लेयर जो होगा वो हट जाएगा। ये माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। एपिडर्मिस का मतलब होता है हमारा स्किन की जो लेयर उसको बोला जाता है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा माइल्ड होगा तब तो इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग जो होगा वो अपने आप भी रुक सकता है और हम थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो उससे भी रुक जाएगा। लेकिन अगर डीप लेसरेशन हुआ तो ब्लीडिंग जो होगा उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा और उस बंदे को पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी को लेसरेशन हो गया है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है बाय कंप्रेशन, यानी आप उस एरिया को दबाओ और ब्लीडिंग को रोकने का कोशिश करो। उस एरिया को वाटर और सोप के साथ, सोप मतलब एंटीबैक्टीरियल सोप होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली साफ़ हो पाए वो प्लेस। ठीक है, किसी भी कॉटन बैंडेज से उसको कवर करो और ड्रेसिंग कर दो उसके ऊपर। ड्रेसिंग को बार बार चेंज करना है, कुछ टाइम के बाद उस पर आइस और कोल्ड कंप्रेशन करना है ताकि जो पेन है वो चला जाए। और अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो आपको स्टिचेस के लिए जाना पड़ेगा। तो 2 मार्क्स में आपको इतना नहीं लिखना, अब मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ आपका नॉलेज एक्सपेंशन के लिए। आप 2 पॉइंट भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, लेसरेशन क्या होता है, एक लाइन के अंदर आपने वो समझा दिया, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है या उसको मैनेज करने के लिए क्या करना है वो आपने कुछ स्टेप लिख दिया, आपका चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बतानी है कि आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चों के लिए आप कैसे एक फिजिकल एक्टिविटी को प्लान कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो उनको एक्टिविटी ही वो करानी है जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट हो, ताकि वो अपना जोर लगाएं। ठीक है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से कोशिश करवानी है, क्योंकि सबका जो डिसेबिलिटी है वो कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। सारे बच्चे जो होंगे वहाँ पे वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे। तो आपके पर्टिकुलर बंदे का मतलब इंडिविजुअलाइज करना है सबको, हर इंडिविजुअल को देखना कि उसकी क्या एबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करानी है। मेडिकल चेकअप लेंगे कि हम जो एक्टिविटी करवाने वाले हैं क्या वो उसके लिए करना ठीक है भी कि नहीं है। अगर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो एक्टिविटी उसको ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी के अंदर कि प्री एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे। क्या इस एक्टिविटी करने की वजह से क्या वो और खुश हुआ,
ठीक है, क्या वो और एंगेज होना चाह रहा था या उसको और दिक्कत फेस करना पड़ा, ये सब चीज़ें। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट को अरेंज कराएंगे, उनके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो, और रूल्स को हम मॉडिफाई कर देंगे ताकि ज़रूरी नहीं है, जो भी स्पोर्ट्स होता है, प्ले होता है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि आप डेवलपमेंट हो आपका, ठीक है, मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी आपका डेवलपमेंट हो। तो जब हम स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। इतना मतलब रिजिड होके हम उनको ट्रेनिंग या किसी भी टाइप से फिजिकल एक्टिविटी करवाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आप गया है सेक्शन बी, जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के। लिस्ट डाउन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। किसी को मोटिवेट करने के आप कोई भी 4 तरीके बताइए। तो आप खुद भी जानते ही हैं बतेरे मेथड होते हैं, तो आप ये बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप पहली चीज़ देखिए क्या क्या आपके पॉइंट्स के अंदर मैं कौन कौन से पॉइंट अडेप्ट कर सकता हूँ और आप अपनी लिस्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट को रिमेंबर कर सकते हो। सबसे पहले तो एक गोल बनाओ। अगर आपका गोल बना हुआ है ना, उस गोल को अचीव करने के लिए ही आप जोर लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोला आपको ना आपको 100 मीटर भागना है, तो भागोगे, आराम से भागोगे, तेज भागोगे, लेकिन मैं एक टाइम बाउंडेशन डाल दूँ, इतने टाइम के अंदर ही भागना है, तो आपका वो गोल हो गया। आप उस गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा और जोर लगा दोगे तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगा। दिस इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से आप अपना मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो। रीइंफोर्समेंट करना। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर कोई अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड दो, अगर कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको पनिश भी करो, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में बेटर परफॉर्मेंस को दिखा पाए। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नॉलेज टू प्रोग्रेस। जैसे जैसे वो टाइम के साथ मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा आगे, उसका प्रोग्रेस भी होता है रहना चाहिए। फिर अगर रिवॉर्ड्स देना, रिवॉर्ड्स देने का मतलब ये है कोई अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको किसी भी टाइप का मॉनेटरी मोटिवेशन दिया आपने, या पैसे दे दिए, कोई आइटम दे दिया, कुछ सब्सटेंस दे दिया, ठीक है। जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जीता तो हमने उसको सप्लीमेंट्स दे दिए, कोई फुटबॉलर अगर जीता तो मैंने उसको स्टड्स दे दिए, फुटबॉल दे दिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं। रिवॉर्ड से भी लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ अगर मैं ये जीता तो मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जॉब्स देना। जो भी मेनली स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, बहुत सारे लोग इसीलिए स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक अच्छी जगह जॉब पा सकें। तो जॉब अगर अच्छा होगा तो वो अपना प्रैक्टिस को भी उतना ही इंटेंस रखेगा। एक सोशल अवार्ड देना। सोशल अवार्ड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल कुछ अवार्ड्स देती है, जिसका नाम भी सुना होगा आपने, अर्जुना अवार्ड, पद्म श्री, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ऐसे अवार्ड जब मिलते हैं ना तो प्लेयर अपने अंदर से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो ये सोशल अवार्ड्स को देना। पॉजिटिव टॉक रखना। एक कई बार होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ से ही हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड ऑफ माउथ देना कि उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसके प्रॉब्लम को दूर करना, उसको और ज़्यादा एनकरेज करना बाय द वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया कैसे किसी को मोटिवेट कर सकती है। कई लोग फ्रेम के चक्कर में मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मैं करूँगा, मेरा इंटरव्यू आएगा, मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, तो उस पॉपुलैरिटी से भी लोग मोटिवेट होते हैं। तो आप अपनी लिस्ट के अंदर कुछ कुछ की पॉइंट्स ऐड करके अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलोंग विद इट्स सिम्टम्स। तो हमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को बताना है और इसके क्या सिम्टम्स हैं उनको समझाना है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा मेंटल कैटेगरी के अंदर हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब इस डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है, एक पर्सन की जो लर्निंग, स्पीकिंग, मेमोराइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी क्वालिटीज़ होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, यानी वो ढंग से नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें। ड्यू टू कॉग्निटिव डिसऑर्डर द पर्सन सफ़र विद डिमेंटिया, ठीक है। उसको कई सारी बीमारियां ऐसी हो जाती है, वो भूलने लग जाएगा चीज़ें को, ठीक है। वो जितना लर्निंग उसका कैपेसिटी है वो नहीं होगा उतना, ठीक है। चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पाएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होता है हमारा कि हम मैथ्स को समझ पाते, चीज़ों को समझ पाते हैं, वो चीज़ें हम जो वो क्वालिटीज़ है उसको खो देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इसके अंदर आता है हमारा मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं। अब इसके सिम्टम क्या है। अगर सिम्टम के बारे में बात करूँ या कॉजेज़ के बारे में बात करूँ किस वजह से हो रहा है ये, तो
कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नॉर्मली अकर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के अंदर अगर आपके कोई दिक्कत है तो आपका कॉग्निशन यानी बॉडी से माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो डिसरप्ट होगा। अब ये हो सकता है किसी भी ट्यूमर की वजह से ब्रेन के अंदर, हो सकता है आपको कोई हेड इंजरी हुई हो उसकी वजह से, या कोई शॉक लगा हो, कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया जिसने आपको ब्रेन को इफेक्ट किया हो। तो कैसा भी अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होने का बहुत बड़ा खतरा रहेगा। वो जो है ये जो है बंदे की मेमोराइजिंग पावर, लर्निंग एबिलिटी और जो भी डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको करने के अंदर रिस्ट्रिक्ट करेगा, बाउंडेशन डालेगा और वो प्रॉपरली इन एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। जब भी आपका ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगा तो वहाँ पे आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्पोर्ट्स इंजरी को याद करो, हमने याद किया था कि स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी, उसके अंदर हमने 3 पार्ट डाले। फर्स्ट आया सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सेकेंड आया बोन इंजरीज, थर्ड आया जॉइंट इंजरीज। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर हमने पढ़ा कि कंट्यूजन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है, इंसिजन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने बोन इंजरीज में देखा कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है बच्चों को, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, कम्यूटेड और इम्पैक्ट फ्रैक्चर। फिर हमने जॉइंट रिलेटेड इंजरी के अंदर देखा कि भाई डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ हमारा शोल्डर और डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो ऐसे ऐसे कुछ सीरियस स्पोर्ट्स इंजरीज देखने को हमने देखी थी। ठीक है, तो उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं या इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लिस्ट डाउन एनी 3 आसन्स यूज फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट टू बेनिफिट्स ऑफ इज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स से, केवल अस्थमा ही नहीं, बाकी जो कंपोनेंट्स थे जैसे ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड भी आपके आसन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती थी जिसके अंदर हमारा जो ये एयर पैसेज होता है ये नैरो हो जाता है, स्वेल हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो वहाँ पे जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग के अंदर एक दिक्कत आने लग जाती है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में आपको एक दिक्कत होगी, आपको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ का फील हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप सुखासन, चक्रासन, गौमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तान आसन और मत्स्य आसन जैसे आसनों को कर सकते हैं। लेकिन हमें बोला है किसी भी 3 को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम देखते हैं 3 की एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट आता है, हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ चक्र आसन। चक्र आसन के क्या बेनिफिट है? वो हमारे बैक पेन को क्योर करने में हेल्प करेगा, जो किडनी से रिलेटेड दिक्कत होती है उसके अंदर हेल्प करता है, और अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतों को लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई हमारे हेड की तरफ ज़्यादा आता है, और ओबेसिटी कंट्रोल करने में बहुत बेनिफिशियल है। सेकेंड आता है हमारे पास भुजंग आसन, जो कि क्योर करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर वाली दिक्कतों को और लिवर डिजीजेस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच देखने को मिलता है हमारे पेल्विक मसल्स पे। वर्टिब्रेट कॉलम को फ्लेक्सिबल और थिन बनाएगा, और हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज यानी पेट से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस डिसऑर्डर होना, इनडाइजेशन होना, उन सबको दूर करने के अंदर हमारा भुजंग आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है गौमुख आसन, जो कि हेल्प करेगा अस्थमा क्योर करने में, हमारे स्पाइन को इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, जो कि हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी बेटर फंक्शनिंग के अंदर ओबेसिटी घटाएगा और आपको मोर फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा आपका ये गौमुख आसन। नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का कुछ फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या था? इसके अंदर पहली बात तो फार्टलेग जो वर्ड था उसका मतलब होता है स्पीड प्ले, जो कि एक स्वीडिश टर्म था। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली याद करो, हम ना एक ट्रैक दे देते हैं, उसके अंदर आपको खुद भागना होता है। आपका खुद का एक मेथड है क्या कि आप अपने खुद की पेस के अंदर भागो, यहाँ पे पेस डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो पेस अपना, यानी स्पीड को अपना चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको सूटेबल लगे, लेकिन इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी तरफ से जोर नहीं लगाओगे तो आपका फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप अपना खुद से जोर नहीं लगाओगे। इसका मेन मोटिव करवाने का ये है ताकि आपका बेसिक एंड्योरेंस जो है वो डेवलप हो पाए और मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लेके आ पाओ। ठीक है, इस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर हम हॉपिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स, डबल हॉप जंप जैसी एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं।
ओके अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये ऑफ सीजन ट्रेनिंग के अंदर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं ताकि इस एथलीट्स का एक एंड्योरेंस डेवलप हो पाए। फिजियोलॉजिकल एडवांटेज इसका ये है कि आपकी फटीगनेस जो होगी वो डिले हो जाएगी क्योंकि आपका एंड्योरेंस जो है वो इम्प्रूव हो चुका होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक अच्छा मेथड माना गया स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, खास करके हमारे एंड्योरेटिव रिक्वायरमेंट को, और एक बैलेंस लेके आता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर अनइवन सरफेस में भी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसके अंदर हम पहुंच चुके हैं सेक्शन सी पे, जो कि सारे 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। हमें एक्सप्लेन करना है 3 पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ बिग 5 थ्योरी। तो बिग 5 थ्योरी को याद करो, जो वो 5 पर्सनालिटी की थ्योरीज थी। ठीक है, तो उसमें से किसी भी 3 को एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे 5 बता रखे हैं। फर्स्ट आता है ओपननेस, सेकेंड आता है कॉन्शियसनेस, थर्ड है एक्सट्रोवर्जन, थर्ड है एग्रीएबलनेस, और फिफ्थ है हमारे पास न्यूरोटिज्म। ठीक है, तो ओपननेस के अंदर क्या आता है, हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, एक्शन आइडियाज़ का आना। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आता था। और कॉन्शियसनेस के अंदर मतलब हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, थॉटफुलनेस, हम कितने गोल को लेके कितना अपना जोर डालते हैं, इसके अंदर ये सब चीज़ें आता है। एक्सट्रोवर्जन के अंदर आता है हमारा सोशिएबिलिटी, असर्टिबिलिटी। ठीक है, हमारा जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, हम कितना इमोशनल है, वो सब कुछ आएगा। एग्रीएबलनेस के अंदर आता है कि हम कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना दूसरों के साथ कोऑपरेट करके हेल्प करते हैं, हमारा एक्चुअल में नेचर कैसा है। और न्यूरोटिज्म के अंदर आता है कि हम अपने मूड स्विंग्स को कितना ज़्यादा कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर हम एंजाइटी के अंदर है तो हम अपनी एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश है तो अपनी खुशी पे भी मतलब बहुत एक्सट्रीमली भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने सारे इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो हम ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं जो कि हमारे स्पीड को पता लगाने में हेल्प करेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स कितने हैं। अब देखो, याद करो, हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल फाइबर होते थे। टाइप 1 जिसको स्लो ट्विच मसल फाइबर बोला जाता था, और टाइप 2A और टाइप 2B। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिकली ये फास्ट ट्विच स्लो ट्विच फाइबर का एक प्रॉपर अमाउंट होता है। अगर आपके अंदर जेनेटिकली फास्ट ट्विच ज़्यादा है तो आप जनरली ज़्यादा तेज़ होगे, आपके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी लोगों से। ठीक है, फिर सेकंड आता है बॉडी फैट। अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो आप कम फैट को लेके भाग रहे हो। ठीक है, तो कम वेट को लेके भागोगे तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा, इंक्रीज होगा। एनारोबिक कैपेसिटी कितनी है। अगर आपका एनारोबिक कैपेसिटी अच्छा है कि आप विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा जोर लगा पाते हो, क्योंकि स्पीड के अंदर जब हम बहुत ज़ोर से भागते हैं ना तो हमारी सांस भी रोक के भागते हैं। ठीक है, फिर एकदम से एक्सप्लोजन ऑफ ऑक्सीजन होता है कि हम छोड़ते हैं फिर सांस लेते हैं ज़ोर ज़ोर से। लेकिन भागते जब जोर लगा के है तो हम सांस रोक के भागते हैं। तो वो रोकना मैं कितनी देर तक कर सकता हूँ, कितना एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ, दैट इज़ माई एरोबिक कैपेसिटी। तो उसकी वजह से भी हमारा स्पीड का पता लगेगा। फिर आता है हमारा न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स, कि मैं किसी भी एक्टिविटी पे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता हूँ। तो जैसे गन शूट हुआ, मैं भागना स्टार्ट किया तो वो कितनी जल्दी मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया। और लास्ट आता है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, उसके हिसाब से भी हमारा स्पीड डिसाइड होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है और मैं उसको किस तरीके से डेवलप कर सकता हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है, जस्ट हमारा रेंज ऑफ मोशन कितना है। हम फ्लेक्सिबिलिटी एज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट। तो हमारा रेंज ऑफ मोशन कितना है तो वही हमारा कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब मेथड क्या है इसको इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आता है बोलास्टिक मेथड, जो कि इतना ज़्यादा प्रेफराइज नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर ना हम मोशन के साथ साथ स्ट्रेच करते हैं। जैसे मैं हाथ ऐसे चलते चलते स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो इसको इसलिए ज़्यादा नहीं माना जाता, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि है ना बॉडी ठंडी है, तुमने एकदम से किया तो आपको इंजरी होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो इसको बहुत कंट्रोल वे में, बहुत गाइडेड वे में, बहुत सुपरविजन के साथ करवाया जाता है। सेकेंड आता है इसके अंदर स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है एक बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना। इसके अंदर हम जेंटली स्लोली आगे आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट तक पहुंचेंगे और उस पॉइंट पर होल्ड करेंगे फॉर अ सर्टेन टाइम, दैट इज़ 10 to 30 सेकेंड के लिए वहाँ पे होल्ड करेंगे और उसकी ऐसे 4 से 5 रेपिटेशन करेंगे। जब हम ऐसा लगातार करेंगे तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास पैसिव स्ट्रेचिंग। पैसिव स्ट्रेचिंग क्या है, जहाँ पे हेल्प ली जाती है
एक पार्टनर की जो कि हेल्प करेगा आपको स्ट्रेच करवाने में, और आपको लगातार उस पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है कि मेरे को अब पेन हो रहा है या मेरा इतना ही लिमिट है, इससे ज़्यादा मत करो, मैं बियर नहीं कर पा रहा, ऐसी चीज़ें। इसके बाद आता है PNF, दैट इज़ प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो PNF मेथड भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे आप स्ट्रेंथ को गेन करने और अपना रिलैक्सेशन करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा होता है जैसे ये हाथ है, मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है और दूसरा बंदा इसको पुश करेगा नीचे, तो एक स्ट्रेच पड़ेगा जो कि अगेन हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्त आसन अलॉन्ग विद इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड ड्रॉ स्टिक डायग्राम। स्टिक डायग्राम होता है जो कि आप ऐसा कार्टून सा बनाते थे, याद है, स्टिक के थ्रू, ठीक है, तो ये होता है स्टिक डायग्राम। तो आपको ऐसा एक स्टिक डायग्राम बना के दिखाना है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आप याद करो पवन मुक्त आसन के अंदर कैसा होता था। मैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन बताता हूँ कि किस तरीके से किया जाता था। तो सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं और अपनी बॉडी को फुल्ली रिलैक्स छोड़ देते हैं और डीपली ब्रीथ करते हैं। फिर हम अपने लेग्स को धीरे धीरे उठाएंगे 90 डिग्री पर और कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे सारी एयर अपने बाहर, ठीक है। फिर अपनी नीज को क्लोजर लेके आएंगे अपने चेस्ट के लेटे लेटे और हाथ से पकड़ के, हाथ से ऐसे लॉक करके चेस्ट को तरफ अपने पैरों को खींचेंगे। फिर हम कई ब्रीथ्स तक ऐसा ही रखेंगे और अपने हेड को नी पे टच करने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा कुछ स्टेप्स तक मैं लगातार करूँगा तो ये ही मतलब ओवरऑल प्रोसीजर बनता है हमारा पवन मुक्त आसन का। अब इसी चीज़ को बार बार लगातार रिपीट किया जाएगा और आखिरी में जब ये हम एक सर्टेन रेपिटेशंस कर लेंगे इसकी, एक्सेल करके फिर क्लोज लेके आना फिर छोड़ना, फिर एक्सेल करके फिर पैरों को क्लोज लेके आना फिर छोड़ना, जब हम इसके सर्टेन रेपिटेशन कर देंगे बाद में हम अपने पैर सीधे करके फुली बॉडी को रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं किनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको माइग्रेन का दिक्कत है, लो या हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा, स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतें हैं, या जो लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल से अभी गुजर रही है तो वो अभी इन आसनों को परफॉर्म ना करें, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आपके सारे ही क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे ख़त्म। आप आंसर्स को देखिए किस तरीके से आंसर को लिखा गया है और उसी तरीके से लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पॉइंट्स को याद रखिए, किन पॉइंट्स को किस तरीके से पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया, ठीक है। इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके आंसर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर अच्छा क्वालिटी का आंसर होगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स लेके दिला पाएगा। बढ़ते रहिए, करते रहिए हमारे साथ इसी तरीके से तैयारी, और आगे आने वाली वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा ये, और ये है हमारी प्लेलिस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे thephysicaledu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @bhala इंसान।